सही हेडलाइन लगाई है कि 2024 की तस्वीर साफ हो रही है। इसलिए साफ हो रही है, 9 साल के शासन के बाद, इतने लंबे शासन के बाद, ये लगभग 2 टेन्योर है, दूसरा टेन्योर 24 में खत्म हो जाएगा। इस सरकार के पास अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ भी नहीं, न आर्थिक क्षेत्र में, न सामाजिक क्षेत्र में, और न ही वैज्ञानिक क्षेत्र में, न शिक्षा के क्षेत्र में, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में। किसी फील्ड में ऐसा नहीं जिसमें अपनी उपलब्धियां बताए। कारण कि जिस दिन से इनकी सरकार बनी है 2013 के बाद 2014 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में जब सरकार बनी तो इस सरकार ने अपने जो सांप्रदायिक मुद्दे थे इनको किनारे कर दिए। राम मंदिर का मुद्दा किनारे कर दिया, सांप्रदायिक मुद्दे पर उन्होंने कोई बात नहीं की। बजरंग बली जैसी कोई चीज तब थी नहीं। उस समय इनके पास ये था कि कांग्रेस का करप्शन था, यूपीए 2 में करप्शन था, जितना था उससे ज्यादा उसको बढ़ाकर बताया गया। एक भ्रम लोगों को पैदा हो गया कि बहुत करप्शन है, और करप्शन कुछ था भी। जिस कार्रवाई हुई, ये बात अलग है कि कार्रवाइयां साबित नहीं हो पाई, लेकिन उस समय यही लगा कि हम सबसे भ्रष्ट सरकार के अधीन हैं। लोगों को लगा इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन जब सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद सरकार आर्थिक एजेंडे से तत्काल हट गई और अपने चिर परिचित उसी एजेंडे पे आ गई जिस एजेंडे पर ये 1925 से चल रहे हैं, यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एजेंडा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, प्रोफेसर रविकांत जी ये बेहतर बता पाएंगे कि जब 1925 से लेकर 1947 तक जब बंटवारा चल रहा था, लाखों लोग मारे जा रहे थे, इधर से उधर दरबदर हो रहे थे, तब इनकी सांप्रदायिकता और इनके हिंदुत्व की में एक भी आदमी खड़ा नहीं हुआ। सारे लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे, गांधी के साथ खड़े रहे और उन मूल्यों के साथ खड़े रहे जिसके लिए कांग्रेस लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। तो आज एक ऐसे उम्मीद कर लेते हैं कि इनका सांप्रदायिक काल चल जाएगा, तात्कालिक रूप से कहीं भरे चल जाए। धीरे धीरे जहर इन्होंने फैलाना शुरू किया है। कुछ समय तक तो लगा कि ये जाएगा, लेकिन आदमी इस सांप्रदायिक जहर से नहीं जीता है। आदमी को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बेहतर जीवन चाहिए। वो कहां से मिलेगा? वो आप देंगे नहीं। न तो आपने काले धन के बारे में कोई कार्रवाई की जिसके लिए आप सूची लेके घूम रहे थे कि स्विस बैंक में इतना पैसा बाकी है। नोटबंदी आपने ऊपर से कर दी। आते ही पहला कानून आपने यही पास किया कि जमीनें पूंजीपतियों को दी जाएंगी। वो तो कांग्रेस ने उस समय आंदोलन चलाया, दबाव पड़ा, राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं था, इसलिए आप पीछे हट गए। उसके बाद दूसरी चीज आई, बहुत बड़ी आपदा महामारी के रूप में आई। उस आपदा में आपकी कहीं भूमिका नहीं थी, आप लंबे समय तक चुप्पी साधे रहे। नोटबंदी का दुष्परिणाम यह हुआ कि सारी छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए, लोग सड़कों पर आ गए लॉकडाउन के बाद। आपने एक शब्द उनके बारे में नहीं कहा। यहां तक कि जो ऑक्सीजन की कमी से मरे हुए लोग थे उसके बारे में भी आप कहते हैं कि कोई मरा ही नहीं है, सड़क पर कोई निकला ही नहीं है। इतनी निर्लज्जता, और इस निर्लज्जता के बाद भी अगर आप उम्मीद करें कि जनता आपको वोट देगी, तो मैं समझता हूं कि ये आपकी मूर्खता है। जनता इसको धीरे धीरे समझ रही है। अब आप आइए सामाजिक क्षेत्र में। यहां पर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक पुलिस स्टेशन का थानेदार भी नहीं चाहता कि उस थाने में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न। बेईमान से बेईमान थानेदार भी नहीं चाहता कि उसके इलाके में चोरी डकैती या इस तरह के हंगामे हो, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, उसको कंट्रोल करने की उसकी जिम्मेदारी है। और आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि टकराहट हो जाएगी। ताजा उदाहरण मणिपुर है। मणिपुर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। ये वही स्थिति है जो 1990 में जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ था। तब भी राज्यपाल वही थे जो बीजेपी के बाद में मंत्री बने, जगमोहन साहब। केंद्र की सरकार इन्हीं रही थी भाजपा के समर्थन से, लेकिन उस इश्यू पर उन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया। समर्थन वापस लिया मंदिर इश्यू पर, रथ के इश्यू पर समर्थन वापस लिया। यही स्थिति मणिपुर में है कि हर जगह टकराने की बात, हर जगह लड़ाने की बात, हर जगह एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देने की बात। अब जब सरकार बन गई है, अभी मुख्यमंत्री तय नहीं है, लोग विचार कर रहे हैं कौन बनता है कौन नहीं बनता है, ये सब 2-3 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी से उन्हीं के द्वारा नियुक्त एक मौलाना कह रहे हैं कि हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद चाहिए। क्यों कह रहे हैं? और जैसे ही कहते तैसे अमित मालवीय का ट्वीट, यह देखिए तुष्टीकरण शुरू हो गया। तो आप भी आदमी रखेंगे और फिर आप तुष्टीकरण करते हैं। तो सीधी सी बात है, इन सब चालों को पहले लोग समझ नहीं पाते थे, इसलिए कि पहले लोग सोशल मीडिया पर उठते नहीं थे और ज्यादातर इनको अवतार के रूप में देखते थे।
धीरे धीरे ये ब्रांड अब छिनता चला गया है, इनका असर खत्म हो रहा है और कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इनकी कोई बात आती है। आप एक ही चीज पिछले 10 साल से रिपीट करेंगे कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, लाल लाल आंखें दिखा दूंगा, पाकिस्तान तोड़ दूंगा और ये कर दूंगा, ये सब जब आप करते रहेंगे तो कब तक करते रहेंगे? चीजें खुलने लगी है। दूसरी चीज भ्रष्टाचार की अगर बात कर लीजिए तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए, केवल एक इश्यू अडानी का ले लीजिए। राहुल गांधी का वो भाषण अभी भी यूट्यूब पर उपलब्ध है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो भाषण जिसने आप सबने सुना होगा, हमने भी सुना है, उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं कही गई है जो कि इनके निजी रूप से हो। भाषण में अडानी के खिलाफ कहा गया और साफ साफ कहा गया है कि आखिर वो पैसा शेल कंपनियों से कहां से आया है। आप उस पर कोई जवाब देने के बजाय आपने पूरा का पूरा भाषण गायब करा दिया। जब राहुल गांधी ने लोकसभा के स्पीकर से कहा कि हम अपनी बात कहेंगे कि हमने कैम्ब्रिज में कहा क्या है देश के बारे में, तो उन्होंने अनुमति नहीं दी। आप राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए लिस्ट आप बनाते हो, यानी राष्ट्रपति जी को आपने एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद रखा है कि मैं जो कहूंगा उसी से आप मिलिएगा, और फिर भी आप उम्मीद करते हैं कि आदिवासी आप यकीन करें कि आपने उनकी एक महिला को आपने बना दिया। महामहिम की व्यथा क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बिल्कुल ये अंदाजा है कि वो भी इससे खुश नहीं होंगे, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि इस तरह का ऐसे पद पर है कि अब वो कुछ तमाशा नहीं खड़ा करते, उनको खड़ा करना भी नहीं चाहिए। और राज्यसभा के उपसभापति जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने उस सरकार को गिराने के लिए क्या क्या उपक्रम नहीं किए सबको पता है। तो प्रधानमंत्री जी की ये आदत है कि वो न सिर्फ अपनी कैबिनेट पर भारी पड़ते हैं, बल्कि वो लोकसभा के स्पीकर की संवैधानिक स्थिति पर भी भारी पड़ते हैं, उपराष्ट्रपति पर भारी पड़ते हैं और राष्ट्रपति पर भारी तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना रूप दिखाया है उसे साफ लगता है कि उनकी निगरानी करना चाहते हैं कि इनसे कोई मिले न। ऐसी स्थिति में एक मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि अब इनका जो शिराजा था, जो इनकी तस्वीर थी, वो धूमिल हो चुकी है, चीजें खुल गई हैं और अब इनके पास सिवा इस सांप्रदायिक कार्ड के कुछ भी नहीं है जो आगे बढ़ाएं। लेकिन कर्नाटक की जनता को मैं बिल्कुल ही धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बड़ा बजरंगबली के इशू पे 1 मिनट के लिए लगा था कि जैसे ही उसमें बजरंगबली की एंट्री हुई इनकी बातें खिल गई। इनको लगा कि अब ये मुद्दा आ गया है, अब कांग्रेस में बैकफुट पर जाएगी, लोग लगेंगे माफी मांगने और पीछे हटने लगेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 घंटे तक चला गोदी मीडिया में जो होता रहा। मैं बहुत ज्यादा नहीं देखता, कभी कभार नजर पड़ जाती देख लेता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और तब इनको लगा कि, और यहीं पर एक चीज और मैं बात जोड़ना चाहूंगा, चुनाव आयोग की। हमने पूरी नौकरी में 80 से लेकर 2013 तक में नौकरी में रहा, 79 से 2013 तक। इस नौकरी में कम से कम 10 चुनाव हमने कराए हैं, या तो खुद चुनाव के इंचार्ज के रूप में और नहीं तो चुनाव में प्रतिभाग के रूप में। मैं बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव कराने गया था 2008 के इलेक्शन में। मुरादाबाद में मैं तैनात था, कमांडेंट पीएससी था, तो मैं 13 कंपनी पीएससी लेके गया था। मैं ये बता दूं कि किसी भी चुनाव में इतना क्लीव चुनाव, कमजोर चुनाव आयुक्त हमने नहीं देखा। जिस दिन बजरंगबली की जय लगाई गई, जिस दिन बजरंगबली का इश्यू हुआ, उस दिन चुनाव आयोग ने कोई नोटिस दिया प्रधानमंत्री को, जबकि आदर्श आचार संहिता में पहला ही वाक्य इस बात का है कि धार्मिक आधार पर आप कुछ नहीं करेंगे, धार्मिक प्रतीकों पर आप कुछ नहीं करेंगे, धार्मिक नारे नहीं लगाएंगे, लेकिन आपने कोई नोटिस दी। लेकिन जब सोनिया गांधी ने एक सॉवरेन शब्द कहा, सॉवरेन शब्द का मतलब हर व्यक्ति संप्रभु है, हम भी संप्रभु हैं, आप भी संप्रभु हैं, हम किसी के अंडर में नहीं, हम अपनी मर्जी से सरकार चुनते हैं। उस सॉवरेन शब्द की व्याख्या ये की गई, वो कर्नाटक को अलग करना चाहती है। इसको कोई यकीन करेगा? जाहिर है कि अब ये अपनी ही बयानों से हास्यास्पद हो चुके हैं और इनको भी पता है कि 2024 की तस्वीर साफ हो चुकी है। और ये खबर हमसे आपसे ज्यादा आरएसएस को भी पता है, क्योंकि उसका काम ही इस तरह की खबरें इकट्ठा करना, आगे कार्रवाई करना। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक की जीत जनता की जीत है और इस बात की जीत है कि हम एक सांप्रदायिक मुद्दे से अलग हटके जनता के उन मुद्दों की तरफ आ रहे हैं जो उसके बेहतरी के लिए हैं, रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दे पे आ रहे हैं। तो मैं आपकी इस लाइन से सहमत हूं, तो तस्वीर साफ है।